आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी 6 सेमेस्टर के एग्जाम के लिहाज से। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर यहाँ से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। सबसे पहली बात जो आती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जितनी ज़्यादा यूजफुल टेक्निक आपकी इंडस्ट्री के लिए है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक आपकी रिसर्च में भी है। तो हम वन बाय वन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये जानना है कि आपकी रिएक्शन कितनी % हुई, कितना प्रोसेसिंग हुआ है, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसमें पता चल सकता है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, आपका सैंपल है उसमें कितनी इम्प्योरिटीज है, ये भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता चल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में या सैंपल में वाटर है या नहीं है, इसकी बारे में भी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता चल जाएगा। अगला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हों तो तब आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक हो जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ ऑयल एंड पेंट, ऑयल और पेंट के बारे में भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से काम किया जा सकता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मैं आपको कह ही रहा था, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। तो हम वन बाय वन इन पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन है, 10 एप्लीकेशन है, 10 में से जो पहला एप्लीकेशन है उस पे आते हैं फंक्शनल ग्रुप, कि भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं वो है आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। फंक्शनल ग्रुप को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो आपका, उसकी जो रेंज होती है वो उसको दो रेंज में क्लासिफाई करते हैं हम। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स में है, और आपका 1500 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, और इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। क्या कहते हैं हम? फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब हर एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करता है, तो उसकी वजह से वहां पे अलग अलग उसकी फंक्शनल ग्रुप की पीक आएंगी। जैसे OH ग्रुप की अलग पीक आती है, CH की अलग आती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, या इस तरीके से कोई भी कंपाउंड है, इनकी अलग अलग पीक्स आएंगे। तो उसकी मदद से आप फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, आईआर में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये पहली चीज हो गई है। दूसरा एप्लीकेशन जो था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास दूसरा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, जब आपको किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करना है। लेट अस कंसीडर आपके पास कोई एक ये अननोन कंपाउंड है या नोन कंपाउंड है। मान लीजिए ये ए आपका अननोन कंपाउंड है। अब मान लीजिए ए की 3 पीक आती है। ए की एक पीक 3600 पे आती है, 2800 पे आती है, 1500 पे आती है, या कोई और पीक भी यहाँ पे आती है सपोज। तो हम देखते हैं, अब फिर आपके पास ये पीक्स आती है, तो आप क्या करते हैं, इन पीक्स को देखते हैं, इन पीक्स को चेक करते हैं आप स्टैंडर्ड से चेक करते हैं, और स्टैंडर्ड से चेक करने के बाद आप बताते हैं भाई कि इन पीक्स के साथ ये कंपाउंड होना चाहिए। अब एक्चुअली होता है क्या, आपका अगर नया कंपाउंड, आपका अननोन कंपाउंड है, नहीं पता आपको कि वो पहले, तो क्या करोगे आप कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे। तो आप अगर वो आईआर स्पेक्ट्रा किसी से मैच कर रहा, मतलब वो कंपाउंड सिमिलर है उस कंपाउंड से जो आपने आइसोलेट किया है, और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब नया कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर है तो उसके डिफरेंट
आईआर अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज होंगे, आईआर पीक्स होंगे, अलग अलग आईआर पीक्स होंगी, और दुनिया का कोई भी दो कंपाउंड उनकी सेम आईआर वैल्यू नहीं हो, आईआर की पीक्स नहीं होती जब तक वो क्या ना हो, एनेंशियोमर्स ना हो। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि किसी दुनिया का, हम एक चीज कह सकते हैं कि two compounds could not have, compound could not have same IR frequency if they are, if, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if they are enantiomers, जब तक वो एनेंशियोमर्स ना हो जाएं तब तक उनकी आईआर की फ्रीक्वेंसी, आईआर की पीक सेम नहीं हो सकती है। 2 पॉइंट हुआ। अब तीसरी जो पॉइंट था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तीसरा जो पॉइंट था वो था मेरे पास क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का आपको प्रोग्रेस चेक करना है। मान लीजिए आपने CH4 का क्लोरीनेशन किया Hμ की प्रेजेंस में, और इसने आपके पास मिथाइल क्लोराइड और HCl दिया। अब देखिए भाई, CH4 की अपनी कुछ ना कुछ पीक्स होंगी। मान लीजिए एब्जॉर्प्शन पीक CH4 की x है, CH4 के एब्जॉर्प्शन पीक x है, Cl2 की y है। तो अगर आप देखेंगे x और y चेंज हो रहा है और वो z में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है। मतलब x और y, x की जो एब्जॉर्प्शन पीस है, y की जो एब्जॉर्प्शन पीक है, वो z में जाने पे वो तब्दील हो रही है। तो रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो आप आप क्या करते हैं, आप रिएक्टेंट का आईआर डाटा लेते हैं, आप प्रोडक्ट का आईआर डाटा लेते हैं, और अगर आपका रिएक्टेंट का आईआर डाटा जो आया है प्रोडक्ट के आईआर डाटा से डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। अगला हो गया है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, चौथा पॉइंट जो है। और इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चौथा है डिटेक्शन, दाजू देख लो, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी भी है, अशुद्धि है, तो उसका भी डिटेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ए कंपाउंड ए है, आप इसका आईआर डाटा लेते हैं, क्या लेते हैं, आईआर डाटा लेते हैं, और इसकी कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। मतलब आप रेफरेंस की अगर कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी पीक आपकी एक्स्ट्रा आई है या आपकी कौन सी पीक मिस हुई है। तो कौन सी, अगर आप देखिए एक कंपाउंड था जिसके पास इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज की वजह से एक्स्ट्रा पीक आएगी, तो उस एक्स्ट्रा पीक का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी। तो इस तरीके से आप पहले अपना रेफरेंस का आईआर डाटा लेते हैं, आप स्टैंडर्ड का आईआर डाटा लेते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड कोई एडिशनल पीक या मिसिंग पीक मिलती है, इसका मतलब वहां पे आपका क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है। तो डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, अगला ये इंपॉर्टेंट था। चौथा पॉइंट है आपके पास डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, और फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सैंपल। अगर आपके कोई सैंपल है, तो अगर उसमें वाटर प्रेजेंस है, तो वो 3 पीक देगा। तो पहली पीक देगा वो 3600 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे, दूसरी पीक देगा वो 1650 पे, और तीसरी पीक देगा वो 600 से लेके 300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अगर किसी कंपाउंड पे इस तरीके की पीक आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड में वाटर क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इस पीक से आपको पता चल जाएगा। अब हो गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगला पॉइंट है आपके पास, अगला एप्लीकेशन है आपके, ये नोट कर दीजिए, अगली एप्लीकेशन है आपके पास ज्योमेट्रिकल। तीसरा ज्योमेट्रिकल, अगर आप ज्योमेट्रिकल में देखेंगे, एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांसफॉर्म होगी। भाई सिस फॉर्म का आईआर डाटा आता है, जब ट्रांस का आईआर डाटा नहीं आता, तो इसकी मदद से आप सिस ट्रांस का बता सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अगला पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे देखेंगे, मान लीजिए आपके पास CH3OCH3 है, डाइमिथाइल ईथर है आपके पास, और दूसरा आपके पास इथाइल अल्कोहल है। अगर आप देखेंगे दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन जो इसकी आईआर की पीक होगी और इसकी आईआर की पीक होगी,
दोनों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एक कीटोन है, एक ईथर है, जबकि दूसरा क्या है आपका एल्कोहल है। तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन थी।